लेकिन फिलहाल उसके पास पहनने के लिए ज्यादा खास कपड़े नहीं थे। ऑलरेडी जो उसके हॉस्पिटल वाले कपड़े थे, अरमान ने वो हॉस्पिटल में ही फेंक दिए थे और वहां भी उसने नया कपड़ा ही पहना था। उसने मजबूरन उनमें से एक ड्रेस निकाली जिसका प्राइस 12,000 था। वो उदास होकर सोचने लगी, 12,000 रुपए? पता नहीं मैं इतने पैसे कभी उस मिस्टर खड़ूस सिंघानिया को वापस दे भी पाऊंगी या नहीं। अभी तो नारियल के भी 5,000 रुपए मेरे ऊपर उधार ही हैं और ये 12,000 रुपए तो टोटल 17,000 मैं कैसे दूंगी मिस्टर सिंघानिया को। आस्था ये सोचकर परेशान थी कि वो अरमान को उसके खर्च किए पैसे कैसे लौटाएगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिलहाल तो उसे वो कपड़े पहनने ही थे, तो फटाफट से उसने वो कपड़े लिए। पास में काफी सारी ज्वेलरी के बॉक्स और बैग्स वगैरह भी रखे थे, लेकिन आस्था को उनकी कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए उसने उस सामान को टच तक नहीं किया और फटाफट से नहाकर एक ड्रेस पहन लिया। वो ड्रेस उस पर बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा था। वो लाइट ब्लू कलर का था और उसके दुपट्टे पर छोटे छोटे फूलों का काम था, जो सूट को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। आस्था ने खुद को आईने में देखा। उसकी नजर कंधे पर से उस सूट पर कट वाली जगह पर पड़ी, जहां से आस्था के कंधे दिख रहे थे, लेकिन इसी के साथ अरमान के हाथों का निशान भी वहां दिख रहा था। आस्था बड़बड़ाते हुए बोली, मुझे अपने दुपट्टे से ये कवर करना होगा। वो खुद को कवर करने में लगी और कुछ पल बाद उसने खुद को आईने में देखा। आज वो कहीं से भी गरीब या गवार नहीं दिखाई दे रही थी। वो बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। आस्था ने जैसे ही कुछ पल अपने आप को आईने में देखा, अचानक से उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि अरमान था, जो अब जिम से लौट आया था। इस वक्त उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने दरवाजे से आगे बढ़कर टॉवल से अपना मुंह पोंछा और आस्था की ओर देखता हुआ टॉवल बेड पर फेंक दिया और फटाफट से बाथरूम में फ्रेश होने के लिए घुस गया। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि आस्था इस बीच सिर्फ उसे देखती रह गई। उसकी कुछ और कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। और वैसे भी कल रात उसने आस्था से जो घटिया बातें कही थी, वो सारी बातें भी उसके दिमाग से नहीं जा रही थी। आस्था ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं जितना अरमान जी के सामने जाऊंगी उतना ही मुझे वो सारी बातें याद आएंगी और मुझे तकलीफ होगी। तो इससे अच्छा है कि आज से मैं अरमान जी के सामने जाऊं ही ना और उनसे दूरी बनाकर रखूं। ये सब सोचते हुए आस्था जल्दी से अब नीचे आई। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि सभी लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे और उनका मुंह लटका हुआ था। आस्था जैसे ही वहां गई, वो सब उसे देखकर एक साथ मुस्कुराते हुए बोले, गुड मॉर्निंग भाभी। आस्था की नजर बारी बारी से उन सब पर गई, क्योंकि उन सबके सामने उनके पसंद का ब्रेकफास्ट मौजूद था, जिसे वो शुरू से खाते हुए आए थे, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थे। आस्था ने समझ लिया कि उन्हें वो नाश्ता बुरा लग रहा था। आस्था ने उन सबकी ओर देखते हुए कहा, आप लोग एक काम कीजिए, बस मुझे 20 मिनट दे दीजिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, ध्रुव फिक्रमंद होकर अपनी जगह से उठा और कहने लगा, अरे नहीं भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कल तो आपकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी और भला हम सब आपको कैसे कुछ बनाने के लिए प्रेशराइज कर सकते हैं? आप कुछ भी मत कीजिए प्लीज, हम इसमें से ही कुछ खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी सुमित ने अगले ही पल कहा, हाँ आस्था, अगर इनका मन करेगा तो ये मेरे होटल में जाकर खाना खा सकते हैं। और यहाँ भी अरमान सिंघानिया के घर पर वर्ल्ड के बेस्ट टॉप 3 5 स्टार होटल से शेफ हायर किए गए हैं और अभी तक हम उन्हीं के हाथ का खाना खाते हुए आए हैं। आज भी खा लेंगे, लेकिन सच बताऊं तो आज हम सब आपका खाना मिस कर रहे हैं। क्या इतना कुछ होने के बाद आस्था घर वालों के लिए खाना बनाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।